सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। और इंतखाबात की तैयारियां बाकायदा तौर पर शुरू हो चुकी हैं। गो कि अभी इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन की जानिब से DROs और ROs की ट्रेनिंग के सिलसिले को शुरू किया गया। इलेक्शन कमीशन पहले भी ये बात बता चुका है कि उनकी ये कोशिश है कि ये इलेक्शन गैर जानिबदार हों, साफ शफाफ हों, ऐसे इलेक्शन हों जिस पर किसी सियासी जमात को कोई एतराज़ ना हो और इलेक्शन के बाद धांधली का शोर मचाते कोई सियासी जमात नजर ना आए। और इलेक्शन से पहले इस वक्त जब आज हम कोई 55 से 60 दिन की दूरी पर हैं इलेक्शन से, तो तमाम सियासी जमातें इस वक्त बड़ी मुतहरिक हैं और न सिर्फ आवाम में जाने का सिलसिला कुछ जमातों की जानिब से शुरू हो चुका है, बल्कि अपने नंबर गेम को भी बड़े एहतियात के साथ और बड़े कैलकुलेटेड वे में इस वक्त तरतीब दिया जा रहा है। खासतौर पर हमने मुस्लिम लीग नून की जो एक स्ट्रैटेजी देखी मुख्तलिफ सूबों में, जिस तरह उनके अभी सीट एडजस्टमेंट्स और इत्तेहाद के जो सिलसिले सामने आए हैं, उसके बाद बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि ये नंबर गेम आगे उनके हक में जाने वाला है, चूंकि बहुत सारी जमातें इस वक्त ऐसी हैं जो कि हर सूबे में उनके साथ सीट एडजस्टमेंट या तो कर चुकी हैं या फिर आगे चलकर वो एक हो जाएंगे। जबकि एक एंड पर हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दिखाई दे रही है जो कि इस वक्त सोलो फ्लाइट लेने के चक्कर में और ये चाहती है कि वो तने तनहा सबसे बड़ी जमात बनकर निकले। आसिफ अली जरदारी जो शरीक चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनके 2 इंटरव्यूज़ में हमने ये सुना कि एक तरफ वो कहते हैं कि 172 का जो फिगर है वो हासिल करना किसी सियासी जमात के बस की इस वक्त उनके नज़दीक बात नज़र नहीं आती, लेकिन इसके बावजूद वो किसी से फिलहाल ना इत्तेहाद करने जा रहे हैं, ना ही सीट एडजस्टमेंट की वो कोई कोशिश कर रहे हैं। तो अब आगे ये सिलसिला किस तरफ जाएगा, जो इलेक्शन कमीशन और हल्का बंदियों पर एतराज़ात हैं सियासी जमातों के, वो मामला कहाँ तक पहुँचा है और ये इत्तेहाद क्या इलेक्शन से पहले हैं, बाद में कितने मजबूत और मुस्तहकम नजर आएंगे, कितने लॉन्ग टर्म होंगे, कोई इनमें दरार तो नहीं डाल सकेगा। इसी पर गुफ्तगू करते हैं। इस वक्त मेहमानों को आपसे तारुफ करवाते हैं। राना नून लीग के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। अरशद वोरा साहब MQM पाकिस्तान से सीनियर रहनुमा में ज्वाइन कर चुके हैं और कुछ ही देर में मजीद मेहमान भी हमारे साथ मौजूद होंगे। तो राना एहसान साहब, इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि जो सबसे एक्टिवली इस वक्त इलेक्शन से पहले इलेक्शन कैंपेन करती है हमें जमात नजर आ रही है, वो मुस्लिम लीग नवाज है। गो कि आप लोग जलसे कोई खास नहीं कर रहे, अभी तक आप लोग अवाम में नहीं गए, लेकिन तमाम सियासी जमातों से आप लोगों ने राब्ते भी कर लिए हैं और अपने मजबूत गढ़ यानी पंजाब में, लाहौर में भी आप लोग सीट एडजस्टमेंट्स करने जा रहे हैं। तो ये नंबर्स की कैलकुलेशन पहले से आपने ये मुकम्मल कर ली है, कहां तक फिगर पहुंचना है, क्या सूरत हाल पैदा होनी है आने वाले दिनों में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बिल्कुल हमारी जो नेशनल इलेक्शन स्ट्रेटजी थी उसके अंदर जो रीजनल जमातें हैं, हम समझते हैं कि उनके साथ कौमी एजेंडे के ऊपर इत्तेफाक होना, कंसेंसस बिल्डिंग करना, ये एक अच्छा अमल है। और जो मुल्क के संगीन मसाइल हैं वो सिंगली अगर हम आगे चलें तो वो बड़े मुश्किल होंगे उनको लेके चलना। तो अगर हम कंसेंसस के साथ आगे बढ़ते हैं और वो प्री इलेक्शन हम इन मामला को सेटल करते हैं तो उससे मुल्क को भी फायदा होगा और हमारी जो इलेक्टोरल अलायंस है वो हमें इस काबिल बनाएगी कि हम 2/3 अक्सरियत जो है वो नेशनल जो असेंबली है उसमें ले सकें। देखें, सिंध में MQM, BAP या JUIF और से अगर इल्हाक होता है तो ये म्यूचुअली बेनिफिशियल होगा। तो ये हमारा एक फेज जो है वो मुकम्मल हो गया है और अभी इस वक्त हमारी फाइनल स्टेजेस हैं अपने कैंडिडेट्स को सूबाई और कौमी असेंबली के टिकट्स अलॉट करने की। तो हम समझते हैं हम बड़ी जल्दी से इलेक्शन के जो है वो प्रोसेस में बढ़ रहे हैं। और जहां तक अवामी राब्ते की बात है, वो इलेक्शन स्केड्यूल जैसी अनाउंस होता है और हमारे कैंडिडेट्स को टिकट मिल जाते हैं तो एक मैसिव लेवल पे आपको PMLN चारों सूबों में नजर आएगा। हमारी लीडरशिप चारों सूबे में जाने का प्लान रखती है, एक डिवीजन, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाने का प्लान रखती है। तो ये अमल भी जो है इलेक्शन स्केड्यूल के साथ ये शुरू हो जाएगा। लेकिन साहब, ये जो टिकट्स की अभी आपने जो पार्लिमानी बोर्ड की जो मीटिंग्स हुई उसकी जो तकसीम की बात की, उसके जैसी वो बोर्ड की मीटिंग्स शुरू हुई और वो एक क्राइटेरिया हमारे सामने आया, उसके बाद हमने देखा कि पार्टी के आपके अपने अंदर से, पार्टी के अंदर से कुछ आवाज़ें उठी, एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाए गए। वो टिकट्स का वो मामला था, किस बुनियाद पर टिकट्स दिए जा रहे हैं, क्या उसका क्राइटेरिया होगा पार्टी में? देखिए, वो तो जो है वो इल्ज़ामात तो लगते हैं। ऑब्वियसली टिकट का प्रोसेस ऐसा होता है, हर जो शहर है उसके अंदर जो लीडर्स हैं वो चाहते हैं कि उनकी मर्जी के मुताबिक टिकट दिए जाएं। ये पुश एंड पुल चलता है और ये चीज़ें सेटल भी हो जाती हैं। जहाँ तक इल्ज़ामात की बात है, देखें, एक पार्टी डिसिप्लिन के अंदर रहना चाहिए और आपके पास पार्टी के अंदर बड़े प्लेटफॉर्म
अवेलेबल होते हैं, जहां आप इतराज़ात को जो है सरफेस कर सकते हैं, उसके ऊपर डिबेट करवा सकते हैं, लीडरशिप को मिल सकते हैं, तो वो एक बेहतर रास्ता है। लेकिन जब कोई PMLN के लीडर्स रुख करते हैं, पार्टी की इंटरनल मसाइल को जो है वो बाहर लेके आते हैं, तो उससे पार्टी की साख को नुकसान पहुंचता है, और इस पे फिर डेफिनेटली पार्टी नोटिस भी लेती है, और पार्टी ने नोटिस भी लिया। सही। और राना साहब, आपका खुद चूंकि अब राजा रियाज के साथ आप समझें कि एक मैच पड़ेगा, वो टिकट किसको मिलना है ये तो आने वाले दिनों में डिसाइड होगा, लेकिन कुछ उम्मीद है आपको, कुछ आइडिया है कि ये टिकट यहाँ से आपके शहर से, आपके हल्के से आपको मिलने जा रहा है या राजा साहब को हैंड ओवर करने जा रही है पार्टी? देखिए, मैं तो NA का कैंडिडेट हूँ, NA 104 का मैंने अप्लाई भी किया है पार्टी को, और मैं समझता हूं कि मेरा मेरिट बनता है। मैं पार्टी के साथ बड़े अरसे से हूं, और मेरी फैमिली पार्टी के साथ बड़े अरसे से है, और हम मुश्किल वक्त के साथी हैं, तो मैं पूरी उम्मीद हूं कि पार्टी एक अच्छा और बेहतर फैसला करेगी। सही। चलें, मैं जरा वापस भी आपकी तरफ आता हूँ। अरशद वोरा साहब, ये आप जी अच्छा, और अगर हक में नहीं आया तो चलें इस पर भी कमेंट कर दीजिएगा। फिर कुछ मायूसी होगी, क्योंकि राजा साहब तो अभी चंद महीने ही हुए हैं अभी उनको आए हुए, और शायद 4-5 माह भी उनको पूरे नहीं हुए, लेकिन ज़ाहिर है उन्हें लाया गया पार्टी में तो कुछ वादे किए गए होंगे, कुछ कमिटमेंट्स की गई होंगी। डेफिनेटली, देखें, ये तो जो है पार्टी अब डिसाइड करेगी कि क्या उन्होंने फैसला करना है, लेकिन मैं अपनी जंग पार्टी के साथ बखूबी लड़ूंगा। ये एक बात तय है कि मैं अपने मसाइल जो हैं वो मार्केट में या मीडिया में नहीं लेके आऊंगा, उसको अपनी पार्टी के प्लेटफॉर्म जो अवेलेबल है उसी के अंदर जो है वो जंग लड़ी जाएगी। सही। चलें, ये बड़ी अच्छी बात है। अब अरशद वोरा साहब, आपकी पार्टी का ये मरहला कब आएगा, ये टिकट्स का तकसीम जो करना है, इस सिलसिले को किस क्राइटेरिया के तहत आगे बढ़ाया जाएगा? चूँकि अब 2-3 आप लोगों के धड़े अलग अलग काम कर रहे थे, लेकिन अब वो तमाम लोग आ चुके हैं एक साथ, तो बड़ा मुश्किल होगा सिलेक्शन करना उसमें, तो उसका क्या क्राइटेरिया होगा, कब से आगाज़ हो रहा है इसका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अरबाब, जैसा कि अभी आपने कहा कि 2-3 धड़े जो है वो एक हो गए, तो एक्चुअली आप खुद ही कह रहे हैं कि 2-3 धड़े थे, और ये जाहिर सी बात है, ओरिजिनली एवरीबडी यूज्ड टू बी फ्रॉम द सेम पार्टी, तो हमारे लिए कोई इशू नहीं है कि किसको टिकट मिल रहा है और किसको नहीं मिल रहा है। और हम तो इलेक्शन प्रोसेस में बहुत पहले आ गए थे, और हमने तो जो है अपने 2-3 हलकों के लिए जो है NA के उम्मीदवार और 2 हलकों के लिए PS के उम्मीदवार भी नामजद कर दिए थे। और अनफॉर्चुनेटली अभी आपने देखा होगा कि कल हमारी इलेक्शन मुहिम, परसों जो केमाड़ी में थी, वहां पर पीपल्स पार्टी के गुंडों ने जिस तरीके से फायरिंग करके 3 हमारे कारकुनों को शहीद किया, तो क्योंकि अब 24 तारीख के जलसे की वहां पे तैयारियां हो रही थी। ये तमाम चीजें अपार्ट फ्रॉम दैट, देखें हम अपार्ट फ्रॉम दैट, आप सुन रहे हैं मुझे? जी 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 जी, वोरा साहब आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात आप जारी रखें। रुबीना कायम खानी साहब अभी पीपल्स पार्टी से ज्वाइन कर चुकी हैं। हमने टाउन्स में, हर टाउन में जलसे शुरू किए हुए हैं। अभी हमारा जो है कोरंगी में जलसा हो चुका है, हमारा मलीर में जलसा हो चुका है, हमारा औरंगी टाउन में जलसा हो चुका है, हमारा गुलशन टाउन में जलसा हो चुका है। हम कराची के 29 टाउन में प्लान कर रहे हैं जलसे का, उसके बाद फिर ग्रैंड जलसे की तरफ जाएंगे। हमारा 22 तारीख को हैदराबाद में जलसा है, हमारा 14 तारीख को जो है, कल जो है 15 को सॉरी मीरपुर खास में प्रोग्राम है। तो वी आर ऑलरेडी इन द इलेक्शन मोड, और हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे कारकुन पहले से तैयार हैं, और डोर टू डोर विजिट्स भी हो रहे हैं। टिकट्स का देयर इज नो इशू एट ऑल, टिकट्स का वो भी बहुत जल्द फैसला कर लेगी पार्टी। तो वोरा साहब, ये पूरे कराची में आप जलसे तो कर रहे हैं, इलेक्शन कैंपेन में भी जा रहे हैं, टिकट्स भी देने जा रहे हैं, लेकिन कराची की तमाम सीट से तो आप इलेक्शन लड़ने नहीं जा रहे, ये तो बात कंफर्म है। क्योंकि MQM का जो इत्तेहाद हुआ है, जो सीट एडजस्टमेंट हुई है नून लीग के साथ, तो जाहिर है 2-3 या 1-2 नशस्तों पर आपको अगर इनको फेवर देना है तो वहाँ पर फिर आपका कैंडिडेट तो विड्रॉ हो जाएगा। इसका मतलब कराची की तमाम नशस्तों से MQM पाकिस्तान इलेक्शन लड़ने नहीं जा रही। देखिए, बात यह है कि ये तो अभी एक प्रोसेस है ना। हमारा PMLN के साथ जो डिस्कशन हो रहा है, डेफिनेटली कुछ ना कुछ गिव एंड टेक होगा, और जो होगा तो वो सामने आ जाएगा। बहरहाल हम तो अपनी फुल स्ट्रेंथ से मैक्सिमम अवेलेबल सीट्स पर हमारा इलेक्शन होगा, और हम लड़ेंगे। कराची में भी लड़ेंगे, और रूरल सिंध में भी लड़ेंगे, हैदराबाद में लड़ेंगे, सक्खर में लड़ेंगे, मीरपुर खास में लड़ेंगे। गर्ज ये कि हमारा कैंडिडेट हर जगह पर होगा इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि पहले भी मीरपुर खास की सीटें हमने ली हैं, सक्खर की सीटें हमने ली हैं, नवाबशाह की सीटें हम ले चुके हैं। तो हमारा कैंडिडेट तो हर जगह से होगा, और ये सब अब डिपेंड करता है। देखें, जो मर्जर कोलैबोरेशन की बात हो रही है इलेक्शन में PMLN के साथ, JUI के साथ, GDA के साथ,
तो वो ये प्रोसेस है, वो प्रोसेस भी जो है जैसे ही कंप्लीट होगा आप लोगों के सामने आ जाएगा। ठीक है, चलें अब देखते हैं कि ये आप लोग मिलकर सिंध में कितना टफ टाइम दे पाते हैं पीपल्स पार्टी को। रुबीना कायम खानी साहबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान शफकत साहब सीनियर तज्जियाकार हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तो इमरान शफकत साहब, ज़रा आपकी इजाज़त से पहले रुबीना कायम खानी साहबा से मैं उनको जान लूँ कि अब ये इत्तेहाद चूँकि उन्हीं के खिलाफ बना है, अभी रुबीना साहबा आपको पार्टी में कुछ दिन पहले एक नई जिम्मेदारी भी मिली है, तो अब ये कितना बड़ा चैलेंज है इस वक्त आपके लिए, आपकी जमात के लिए, कि अब ये दो बड़ी जमातें और हो सकता है कि आगे इनके साथ अभी और भी जमातें मिलें जो कि पहले भी JUI और GDA वगैरह आपके खिलाफ इत्तेहाद बनाकर ये इलेक्शन लड़ते रहें, तो अब इस वक्त इस इलेक्शन में कितना चैलेंज आप महसूस कर रहे हैं सिंध की हद तक? बिल्कुल इस तरह के इत्तेहाद बनते रहते हैं और हमें स्पेशली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कोई भी इससे इशू नहीं है। JUI हो या MQM हो या कोई भी जमात या नून लीग या आपस में भले कितने भी गठजोड़ कर रहे हैं, लेकिन आवाम को देखें, हम हमेशा बात करते हैं, बार बार करते हैं, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो से लेकर आज चेयरमैन बिलावल भुट्टो तक जो है वो हम यही बात करते हैं कि आवाम जो है वो इस चीज़ का फैसला करते हैं कि आया जो है वो चाहे वो कितने ही इस तरह के गठजोड़ बन जाए, लेकिन जब आवाम इलेक्शन डे वाले दिन जब फैसला करती है तो वो ही हतमी फैसला होता है। और आप देखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में कराची में भी जो है वो अच्छी खासी सीटें हम लोग लेते हैं, लेकिन हमारे उस पर हमेशा डाका पड़ता रहा है। और मैं इस चीज़ की विटनेस हूँ कि जिस तरह से आज अभी ये बात कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के लोगों ने, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्कर मैं समझती हूँ जितना शरीफ और जितना अच्छा और एक असूली जंग लड़ने वाला वर्कर है, वो कभी इस तरह के हथकंडे हम इस्तेमाल ही नहीं करते कि किसी के जलसों पे फायरिंग कर दें। और ये ये तो एक रेडिकुलस सी बात लगती है कि वो एक मजाक वाली बात है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों पे, वर्करों पे जो अच्छा चलें, रुबीना साहब ये किस बुनियाद पर वोरा साहब ने बात की है वो तो उनसे मैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानूंगा, लेकिन आप कह रही हैं कि सिंध में आपके वोटों पर और आपके हलकों पर भी डाका पड़ता रहा है, आपकी सीटों पर भी, तो ये सिंध में कौन डाका डाल रहा है आपके होते हुए यहाँ पर? देखिए, सिंध में मैं ये कहूँगी कि जहाँ पर खास तौर पर अगर कोई रिगिंग होती है तो हमने हमेशा कंप्लेन की है, विद प्रूफ की है। और आपको कराची और हैदराबाद में जब इलेक्शन होता है और जिस तरह से MQM आपको पता है कि अपने जो इनका एक वो मिलिटेंट विंग कह लें आपके, जो इनकी जमात के अंदर रहा है और जिसकी वजह से इन सब ने बहुत ज्यादा सफर भी किया है, खासतौर पर MQM की जमात ने, तो जो है वो हम सबको पता है। और इसमें जब कराची में 2013 के इलेक्शन हुए होंगे शायद, उसमें आपको ये शिकायत रही होगी। 2018 के इलेक्शन में तो आपको ऐसी कोई शिकायत MQM पाकिस्तान से नहीं रही, चूंकि उसके बाद तो MQM पाकिस्तान अलहदा हो गई थी, लंदन वाला चैप्टर अलहदा हो गया था। 18 के इलेक्शन में तो ये खुद क्लेम करते हैं कि इनकी सीट्स को छीन कर और PTI को दे दिया गया और बाद में इनको उनके साथ जमात हुकूमत में भी शामिल कर लिया गया। जी बिल्कुल, मैंने 2018 थोड़ा गलत बोल दिया, क्योंकि 2018 में PTI का मिलिटेंट विंग जो है वो इनसे ज्यादा एक्टिव हो गया था। और वो आपके सबके सामने है कि जो 9 मई के वाकयात हुए हैं और जिस तरह से जो है ये जमात, खासतौर पर PTI कह लें या MQM कह लें, तो ये तो एक देखें सब हकीकत आवाम के सामने है ना। मतलब इसमें कोई हम अपनी तरफ से बात नहीं कर रहे या कोई किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहे, ये सबको पता है, हमें भी पता है, आपको भी पता है कि कौन सी जमात किस तरह की जो है जद्दोजहद करती रही है, किस तरह से जो है जमहूरियत के लिए जो खासतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो देखें अपने वर्करों को शहीद किया है, लीडरशिप ने खुद शहादत जो है नोश फरमाई है। तो मतलब ये सारी चीजें हैं, हम इस चीज पे बिलीव करते हैं, इसीलिए अवाम हमारे साथ है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जो अभी 2024 में जो 8 फरवरी को इलेक्शन होगा उसमें जो है वो अवाम खुद बोलेंगे, भले ये गठजोड़ कितने भी होते रहे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस चीज से जो है चले आप कहेंगे आपको नहीं फर्क पड़ता अब ये कितने कामयाब होंगे कितने नाकाम होंगे। मैं आपकी तरफ वापस भी आता हूँ इमरान शफकत साहब। मुझे नहीं लगता, क्योंकि ना ही नून लीग का कोई वोट है सिंध में, ना ही जो है वो अपना, मैं समझती हूँ कि JUI का इतना है, MQM है, MQM के मैंडेट को हमने हमेशा तस्लीम किया है। अगर वो एक उर्दू स्पीकिंग तबका है तो वो भी अगर फ्री तौर पे अगर डरा धमका के अगर वोट ना लिए जाएं लोगों से, तो वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ही वोट पड़े। अच्छा चलें, अब जरा इस पर मैं पॉइंट ऑफ व्यू मुख्तलिफ जरा जानता हूँ। इमरान शफकत साहब, ये इस वक्त जो
दो बड़ी पार्टीज़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी अलग-अलग अंदाज में कैंपेन कर रही हैं। नून लीग आप देखें हर सूबे में जा रही है, वहाँ की जो बड़ी पार्टीज़ हैं, छोटी पार्टीज़ हैं, उनके साथ सीट एडजस्टमेंट्स कर रही है। एक प्रोएक्टिव अप्रोच लग रही है कि हाँ आगे के लिए नंबर्स ये अपने पूरे सिक्योर कर रहे हैं। और पीपल्स पार्टी को आप देखें वो इस वक्त अवाम में जा रही है, जलसे कर रही है, वो बता रही है कि नून लीग इस वक्त एक लाडले वाली पोजीशन में है और उनके साथ एक अलग से रवैया रखा हुआ है। तो ये दोनों में से किसकी कैंपेन इस वक्त आपको ज़्यादा सूटेबल और बेहतर लग रही है? अंदाज किसका बेहतर है इस वक्त? देखें, अगर असूल की बात करें तो वो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो कंपेन, वो तो बेसिकली कंपेन है, बाकी तो वो मैनेजमेंट है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कर रही है कि उसको अंदाजा है कि जो पंजाब में उसका मद्दे मुकाबिल में उस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई हाल नहीं है। उन्होंने 9 मई की वजह से अपने पाँव के ऊपर खुद कुल्हाड़ी इस तरह से मारी है कि अब उनके पास जो पोलिंग स्टाफ तक जो होता है, जो पोलिंग एजेंट टाइप लोग होते हैं, वो भी शायद उस तरह से अवेलेबल ना हो। उम्मीदवार उनके पास नहीं होंगे, अगर होंगे भी तो वो इस तरह के होंगे कि उनकी कोई रूट्स नहीं होंगी। तो इसलिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ये लग रहा है कि पंजाब में उनको शायद उस तरह से कोई चैलेंज नहीं है। तो इसलिए उनका सारा जोर जो है वो नंबर गेम के ऊपर है कि हमने बाकी जो मुल्क के अंदर किस तरह अपने नंबर्स जो हैं वो पूरे करने हैं। तो वो उनकी पॉलिटिकल मैनेजमेंट कुछ उस तरह की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पंजाब में अपनी पोजीशन वापस गेन करनी है। अब कल जो गुजरांवाला में जलसा हुआ है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपने लिए, उनकी लीडरशिप के लिए अपने लिए भी हैरानकुन था। वो इसलिए था कि पाकिस्तान के जो अवाम है, जो एंटी नवाज वोट है, उसने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ ही अब जाना है, उसके पास और कोई चॉइस उस तरह से है नहीं। और ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोट बैंक था वो बेसिकली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपनी कुछ हरकतों की वजह से, या अपनी कुछ कह लें कि मैं शायद हरकत लफ्ज गलत है, उनकी अपनी पॉलिसीज की वजह से वो उन्होंने पंजाब को इग्नोर किए रखा, लोगों ने भी इनको इग्नोर कर दिया और रुझान जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ चला गया, क्योंकि यहाँ पर जो भुट्टो का एंटी वोट है वो कहीं और नहीं जाएगा और जो एंटी नवाज वोट है वो कहीं और नहीं जाएगा। तो वो यानी एक दूसरे को ये वोट जा नहीं सकता। तो इसलिए दोनों पार्टी की स्ट्रेटजीज जो हैं वो अपनी अपनी जगह के ऊपर फिलहाल ठीक है। तो अब ये इमरान साहब, ये इस वक्त जो 55 दिन का भी वक्त है, अब ये आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी को रीगेन करने के लिए इतना वक्त काफ़ी होगा और ये चंद जलसों से ये मामला चल जाएगा, या फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी की अभी मकबूलियत में या एक ग्राफ में या एक जो इस वक्त एक पॉलिटिकल जो एक स्ट्रेटजी है उसमें आपको एक बड़ा डिफरेंस नज़र आ रहा है? क्योंकि यहाँ नून लीग आप देखें IPP के और चौधरी शुजात साहब के साथ भी इस वक्त मिलकर अच्छे खासी उनकी चीज़ें सेटल हो चुकी हैं। देखें, जहाँ तक IPP का मामला है वो तो बहरहाल अभी उसको आप कोई ठोस चीज नहीं कह सकते। वहां पर शख्सियात हैं जो बस इकट्ठी हो गई हैं या इकट्ठी कर दी गई हैं, उनको अपनी अपनी सीटों के लाले पड़े हुए हैं। अभी आप देखें कि एक टीवी चैनल के मालिक इसी पार्टी के सरबराह हैं और उस पार्टी का जो चैनल है वो खबरें नशर कर रहा है, किस तरह की प्रोग्रामिंग हो रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के खिलाफ हो रही है, क्योंकि उनको जो सीट लाहौर से चाहिए वो एयाज सादिक साहब की है, वो उस पर कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाले। बाकी रहेगी बात ये कि जो स्ट्रेटेजी वाली आपने बात कही कि किसकी क्या स्ट्रेटेजी है, तो मेरा ख्याल है कि ये सियासत में जो आप कह लें कि इसी तरह ही होता है। मुझे कोई बहुत ज्यादा जो कहते हैं ना आप गैर मामूली चीज नजर नहीं आ रही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 55 दिन पीछे रह गए हैं, वो पंजाब में गेन कर सकती है कि नहीं कर सकती? मेरा ये ख्याल है कि अगर वो पूरी जिसको कहते हैं ना कि पहले तो वो खुद एतमाद हासिल करे, अभी तो वो खुद पंजाब के हवाले से कॉन्फिडेंट नहीं है। कल उनकी थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि उनको जरा थोड़ी सी होश आई है कि नहीं, यहाँ पर काम किया जाए तो कुछ रिजल्ट मिल सकते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सिंध में उस तरह से पजीराई अभी नहीं मिल सकती 55 दिनों में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कंपैरेटिवली सिंध से ज्यादा जितना नून लीग गेन करेगी पंजाब से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उससे थोड़ा सा ज्यादा गेन कर सकती है। लेकिन ये नहीं होगा कि जिसको आप ठीक है, कोई बड़ा सरप्राइज आप कह नहीं आ सकता। जरा राना एहसान अफजल साहब से फिर इस पॉइंट पर मजीद बात कर लें। राना साहब, ये सिंध में आप जाएं और सीट एडजस्टमेंट करें, समझ आता है आपकी पार्टी की वहाँ कोई बहुत मजबूत पोजीशन नहीं है, लेकिन पंजाब में वो तो आपकी इस वक्त वहाँ पर लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर मौजूद हैं और वहाँ पर आप फिर IPP या चौधरी शुजात साहब की पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट्स करें तो वो समझ नहीं आ रहा। आपके मद्दे मुकाबिल तो बज़ाहिर इस वक्त तक तो कोई ऐसी बड़ी जमात नज़र नहीं आ रही, तो फिर ये इन एडजस्टमेंट्स की क्या ज़रूरत पेश आ गई है आपको?
देखें, सबसे पहले तो सिंध के अंदर जो कराची की 14 सीटें थी 2018 में, सब में PMLN के कैंडिडेट खड़े हुए और किसी जगह हम नंबर 2 थे, किसी जगह हम नंबर 3 थे। तो मैं समझता हूँ इस दफ़ा इंशाल्लाह हम पिछली दफ़ा से बेहतर परफॉर्म वहाँ करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि कराची के अंदर या सिंध के अंदर PMLN का वोट नहीं है, वो है। और जो अलायंस हमने MQM से की है, इंशाल्लाह वो दोनों पार्टीज के लिए बेनिफिशियल होगी। देखिए, जहाँ तक पंजाब की बात है, अभी ये किस स्केल पे होगा, कितना ये कामयाब होगा अलायंस या नहीं होगा, ये अभी अंडर डिस्कशन है और इसके ऊपर बातचीत हो रही है। और यही जो मुद्दा आपने उठाया, पार्टी के अंदर भी ये कंसर्न शो किया जा रहा है कि हमें यहाँ ज़रूरत नहीं है, और अगर अलायंस भी हुआ तो वो बड़ा एक लिमिटेड किस्म का अलायंस हो सकता है, लेकिन लार्ज स्केल कतई तौर पे नहीं हो सकता। और PMLN खास करके जो हमारे स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं, वहाँ से बहुत ही मुश्किल होगा कि हम कोई सीट गिव अप करेंगे। तो ये अभी कबलस वक्त है कि इसके ऊपर हम कोई हतमी बात करें कि ये कोई 20 सीटों पे हो रही है बातचीत या 2 सीटों के ऊपर बातचीत हो रही है, क्योंकि ये प्रिलिमिनरी स्टेजेस के ऊपर है और क्या ये शक्ल इख्तियार करती है। तो राना साहब, ये मियां साहब की वापसी के बाद जो ये बेतहाशा आप लोगों की मुलाकातें हुई हैं तमाम पार्टी से, ये हर पार्टी से आप तकरीबन मिले हैं, आप मौलाना साहब से भी आपने बात कर ली, MQM को भी साथ मिला लिया, बलूचिस्तान से लोग आप में शामिल हो गए, पंजाब की सियासी जमातों के साथ भी, तो ये क्या बगैर किसी प्लानिंग के थी? अभी उनमें ये सोच विचार नहीं की गई थी कि कहाँ पर कितनी सीट्स पर बात करनी है? डेफिनेटली ये तो पहला स्टेप तो आप होता है, आप जब किसी जमात के साथ एक अलायंस करते हैं तो वो एक सीट एडजस्टमेंट पे ना शुरू होता है ना ख़त्म होता है। अब जिस तरह MQM के साथ अगर बातचीत की गई तो वो कराची के एजेंडे पे की गई, सिंध के एजेंडे के ऊपर की गई, लोकल बॉडीज़ के ऊपर बातचीत चल रही है। तो ये एक सीट एडजस्टमेंट नहीं है, ये एक कह लें कि आप एक छोटा चार्टर कह लें, उसमें मीशत भी है, उसमें जो है और उसके अंदर शामिल हैं, कमेटीज बनी हुई हैं जो फाइन ट्यून कर रही हैं कि अगर हम लोगों को हुकूमत मिलती है तो हम मिलके किन एजेंडाज के ऊपर काम करेंगे। अगर BAP है तो वो बलूचिस्तान के ऊपर जो है हमारी उनसे एग्रीमेंट हो रही है कुछ चीज़ों के ऊपर। तो ये सिर्फ एक कोई सीट एडजस्टमेंट की बुनियाद पे नहीं हो रही। और बिल्कुल हमारा देखें, बात ये है कि हमें इस चीज़ का पता है कि जो मुल्क के मसाइल हैं, अगर एक जमात अकेली आगे बढ़ेगी कि ये मसाइल सिर्फ मैं ही हल कर दूंगा और सारों बाकी जितने भी लोग हैं उनकी इनपुट की हमें ना ज़रूरत है ना उनको साथ लेके जाने की ज़रूरत है, तो ये एक गलत फहमी होगी। तो हमें जो लगा कि जो रीजन जिनके साथ हम चल सकते हैं, जिनके साथ हमने 16 माह में काम किया, तो उनके साथ हम जो है हमने अलायंस की। तो ये बिल्कुल एक कैलकुलेटेड मूव थी। ठीक है, और हम समझते हैं कि अगर हम मिलकर इसी पॉइंट पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अरशद वोरा साहब के सामने फिर ये 2 पॉइंट रखते हैं। एक तो पीपल्स पार्टी की जानिब से उनसे कहा गया कि किस बुनियाद पर वो पीपल्स पार्टी के लोगों पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उन्होंने फायरिंग की, और फिर जो ये एडजस्टमेंट्स हो रही हैं इसमें MQM को क्या मिलेगा। दीगर सूबों में नून लीग के साथ एडजस्टमेंट की सूरत में नून लीग के नंबर तो पूरे होने जा रहे हैं, छोटी जमातों को इसमें क्या मिलेगा। एक ब्रेक के बाद इस पर मजीद बात करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। तो अरशद वोरा साहब, ये बगैर वक्ज़ाई के बगैर मैं सवाल आपकी तरफ ले आता हूँ कि आपने ये सीट एडजस्टमेंट कर ली, ठीक है, आप 2-3 सीट्स पर अभी जब भी जो भी तय होगी नंबर ऑफ सीट्स वो उस पर आप मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करेंगे, तो यहाँ से कराची से तो वो जीतने में कामयाब हो जाएंगे। क्या ये एडजस्टमेंट का सिलसिला कहीं पंजाब में, कहीं आपका कोई स्ट्रॉन्ग होल्ड मुल्तान के किसी इलाके में, कि आपको भी वहाँ कोई सीट मिलने जा रही है, या फिर ये ज़ाहिर 2 वे डील होती है, इस डील के नतीजे में आप लोगों को क्या मिलने वाला है, फ़ायदा क्या होगा आपको? देखें, MQM जो है उसका पंजाब में, साउथ पंजाब में जो है MQM बड़ी स्ट्रॉन्ग है और पिछले दिनों में बड़ी तेज़ी से उभर कर सामने आई है। सिमिलरली बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में भी जो है MQM काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड, वोट बैंक MQM का बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है। तो इस सीट एडजस्टमेंट की जब बात होगी तो ये तो तमाम चीज़ें, जैसा कि अभी राणा साहब ने बताया कि कमेटीज़ बनी हुई हैं और कमेटीज़ जो है वोट बैंक को और तमाम चीज़ों को डिस्कस कर ही किसी नतीजे पर पहुंचेगी। तो ये कहना कबल वक्त होगा कि पंजाब में हम क्या करेंगे और बलूचिस्तान में हम क्या करेंगे। इस वक्त जो क्लियर पिक्चर है डेफिनेटली वो सिंध अर्बन की है, और सिंध अर्बन में जो है वो सक्खर भी है, सिंध अर्बन में मीरपुर खास भी है, नवाबशाह भी है, हैदराबाद भी और कराची भी है। तो ये भी हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट सीटें हैं। इन जगहों पे पहले MQM जीतती रही है और MQM की कोशिश होगी कि ये जो हमारी
हमसे ली गई थी सीटें, ये हमें किसी तरीके से भी दोबारा इंशाअल्लाह ताला हम इसको जीते हैं और इलेक्शन फेयर हों तो अवाम डेफिनेटली अपनी ही पार्टी को वोट देगी। जहाँ तक आपने ये बात की कि अभी रुबीना कायम खानी साहबा कह रही थी कि इलेक्शन जो है वो रिगिंग और पता नहीं वॉट एवर शी वाज सेइंग, देखें आपके पास अरबाब आप थोड़ा सा जो है ना, जो अंदरूनी सिंध में इलेक्शन हुए थे, ये भी पता नहीं डाकुओं की कोई बात कर रही थी, बिल्कुल मैं तो कह रहा हूँ डाकू ही तो थे। आप लोगों के चैनल ने तो दिखाया था कि डाकू सुबह जो है बैलेट बॉक्सेस ले गए और शाम को पीपल्स पार्टी पर मोहरे लगा के वापस करके चले गए। आप ही लोगों के चैनल ने तो दिखाया था कि पुलिस वाला खड़ा हुआ थाने में बैलेट पेपर पे जो है बलदियाती इंतखाबात में स्टैंप पे हो रही है। तो ये इनको किस चीज की रिगिंग का खौफ है? इन लोगों के पास तो पूरा सिस्टम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। अगर आप ये देखें कि 15 साल में इन्होंने जिस तरीके से 5 लाख से ज्यादा अपॉइंटमेंट्स की हैं, इन्होंने 40% जो सिंध अर्बन का कोटा था उस कोटे पे भी जाली डोमिसाइल बना के रूरल के लोगों को एक एक जगह पे इन्होंने सेट कर दिया है। तो हमारा जो हम इस वक्त जो बात कर रहे हैं, यही तो बात कर रहे हैं कि ये ब्यूरोक्रेसी के बजाय पहले जुडिशरी जिस तरीके से इलेक्शन कराती थी, अगर वो होता तो कंपैरेटिवली इट वुड हैव बीन बेटर। लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम उसको मॉनिटर करेंगे हमारे साथ साथ। जाहिर सी बात है कि जब अब मॉनिटर करना है और जब लड़ना है, इलेक्शन लड़ना है, तो हर तरीके से लड़ना है और फिर आवाम साथ में हमारे खड़ी हुई होगी और वो हाल नहीं करने देंगे कि डाकू जो है वो सुबह लेके जा रहे हैं बैलेट बॉक्स और शाम को भर के वापस ला रहे हैं। तो अब अरशद साहब ये जरा मुख्तसरन ये जो कनेक्शन आप जोड़ रहे हैं, वो डाकू एक अलग टर्म है और ज़ाहिर है ये आप उसको जोड़ रहे हैं पीपल्स पार्टी के साथ के वो उनके ऊपर बैलेट बॉक्स पर ले गए और वोट पर पीपल्स पार्टी के ठप्पे लगाकर ले आए। अब इसके खिलाफ क्या आप लोग इलेक्शन कमीशन गए? इसके खिलाफ आप लोग इलेक्शन कमीशन गए, आपने कोई कंप्लेन की, आगे कोई उस चीज को प्रूफ करने के लिए कोशिश की? कंप्लेन की थी तो अभी फिलहाल तो सिंध के एजाज चौहान साहब हट गए, अभी निसार साहब बाकी हैं, जो निसार दुरानी है उनका वो बाकी हैं। हमने प्रूफ के साथ सारी बातें की हैं, ऐसे नहीं की निसार ये चौहान साहब को ऐसे ही नहीं हटाया गया। जाहिर सी बात है कि कोई प्रूफ दिए होंगे ना आप। उन्होंने क्या एक्शन लिए जब बल्दियाती इंतखाबात में इवन कराची में जो है एक पोलिंग स्टेशन पे देखा गया कि उसके बाहर बाग में बैठकर स्टैंप पे लग रही हैं, वो आप लोगों ने शायद दिखाया होगा कि वो घरों में बैठ के स्टैंप पे लग रही हैं। तो इतना कुछ तो आया था, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था कि जिस तरीके से वो स्टैंपिंग हुई है उसको तो इलेक्शन कहना मैं समझता हूँ कि आई थिंक ये बिल्कुल अनजस्टिफाई होगा कि हम ये कहें कि ये। चलिए पॉइंट आपका आ गया। अब जरा रुबीना कायम खानी साहबा भी ज़ाहिर इस पर रिस्पॉन्ड करेंगे। अब रुबीना साहबा ये चार्जशीट तो उल्टी आपके खिलाफ आ गई कि देखें बैलेट बॉक्स गायब हुए, उन पर स्टैंप्स लगी और वो पीपल्स पार्टी के वोट निकले बाद में। फिर मैं नहीं कह रहा, आपके चैनल ने दिखाया था। मैंने कहा ना कि मैं सिर्फ ये बात नहीं कह रही, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये बात नहीं कहती है। आप हम सब जानते हैं कि कराची हैदराबाद में जो है वो एमकेएम किस तरह से अपने विंग के साथ जो है वो इलेक्शन जीतती रही है, और जो एक मैं उसकी खुद विटनेस हूँ और मेरे साथ बल्कि वो ये मतलब हो चुकी है कि हम लोगों को रूम्स में बंद कर देते हैं, फिर बैलेट पेपर पे ठप्पे लगाए जाते हैं, कभी हम पे गन रख दी जाती हैं। ये मतलब मैं अपनी जात के लिए जो मैं खुद आए विटनेस। रुबीना साहब ये आप शायद 7-8 साल पहले की बात कर रही हैं और अरशद वोरा साहब जो अभी बात कर रहे हैं वो ये अभी रिसेंट पास की कर रहे हैं। उसके बाद तो फिर बहुत हालात चेंज हो गए ना, एमकेएम के ऊपर जो प्रेशर आया और जिस तरह से जो हालात रहे वो सब। लेकिन मैं ये कहूँगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे इस तरह का इल्जाम मैं समझती हूँ कोई भी मानेगा ही नहीं कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस तरह से और जो जबरदस्ती के साथ जो है इलेक्शन जीतती है, वो अवाम के साथ है। अभी आपने तज्जिया भी सुना कि हम जो है वो हमारे जो लीडरशिप है वो मेहनत करती है, वो अवाम के पास जाती है। 15 साल की बात की, 15 साल में जो है 2008 से 2013 तक और 2013 से भी मेरे ख्याल से ये वो जो जिस तरह से ये कैबिनेट के हिस्सा रहे हैं एमकेएम की जमात, और जिस तरह से जो मेन जो पोर्टफोलियोज थे वो इनके पास थे, इन्होंने उस वक्त क्या सेहत के शोबे में या किसी भी जो है कराची में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, डेवलपमेंट की बात की जाए, तो क्या इन्होंने कारनामे अंजाम दिए। बल्कि जब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास ये वजारतें आई और उसके बाद से हेल्थ का सिस्टम आप देखें किस हद तक जो है वो सिंध में ठीक हुआ है। 13 से 14 के करीब जो है NICVD सिर्फ हमने बनाए, डोर स्टेप पे जो हार्ट की बीमारी के लिए लोगों को जो कराची सफर करते थे
और वो जी वोरा साहब आ रहा हूँ मैं आपकी तरफ, मैं आपको मौका दूंगा जरा। जी 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 से जो है ये हॉस्पिटल दिए हैं, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया है। एमकेएम के जमाने में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर नहीं थी, बल्कि रोड को मतलब रातों को आप सफर नहीं कर सकते थे। वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर की हमने, बहुत सारे काम किए हैं। ऐसा नहीं है 15 साल में जो है वो, जब से हमारे पास जो है वो पूरा सिस्टम आया हमने डिलीवर करके दिखाया है। आप गंबट में देख लें कि किस किस हद तक जो है वो ठीक है। अब ये 15 साल में जो जो पीपल्स पार्टी ने किया, रुबीना साहबा ये आपने बता दिया। इमरान शफकत साहब की तरफ मैं जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले अब 2 जुमलों में जी रिएक्शन जो आपको देना है वोरा साहब वो दे दीजिएगा काइंडली। देखिए ये इन्होंने जो अस्पतालों की बात की है कि अस्पतालों में डेवलपमेंट हुई और एमकेएम ने क्या किया, तो ये जो कराची में कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज बना हुआ है और कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज, ये एमक्यूएम ने ही इसकी बुनियादें डाली, एमक्यूएम ने ही इसको बनाया है। वो कि आज इस पे पीपल्स पार्टी ने किसी न किसी तरीके से कब्जा किया हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो बात कर रही हैं कि एनआईसीवीडीज जो बने हैं, तो मेरे ख्याल से ये अपने वजारत हेल्थ जो इनकी थी, हेल्थ मिनिस्ट्री, उससे ये कंफर्म कर लें, ये सारे पब्लिक का पैसा है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ये प्रोजेक्ट्स लगे हैं। और यहाँ पे उन इदारों ने पैसा लगाया है, जिसकी सिविल अस्पताल की बात करती हैं, यहाँ पे प्राइवेट लोगों ने पैसा लगाया है और वही उसको मैनेज कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आपने जो अस्पताल सिर्फ गवर्नमेंट ने बनाए, उन अस्पतालों को आप अगर जाके देखेंगे तो वहाँ कुत्ते टहल रहे होते हैं, जो कि टीवी पे वीडियो। ये जो सेहत का शोबा और जो मुख्तलिफ शोबे, इस पर हम जरा अलग से भी एक प्रोग्राम इस तरह का कोशिश करेंगे, अरेंज करें और जरा फिर फैक्ट्स और फिगर्स के साथ मजीद गुफ्तगू करें। तो इमरान शफकत साहब, ये हम सिंध में देख रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लगातार 3 अदवार अपने मुकम्मल किए और हर बार ये हुआ है कि अगले इलेक्शन में उन्हें पिछले इलेक्शन से ज़्यादा वोट पड़ा। अब उनके मुखालफिन जो है वो कहते हैं ये धांधली की सूरत में सामने आ रहे हैं, इनकी परफॉर्मेंस और इनका वोट बैंक क्यों बढ़ रहा है, इसकी वजूहत ज़रा अगर आप बयान कर सकें। देखें, बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वहां पे और कोई बंदा कोई पार्टी चैलेंज करने वाली है नहीं। पाकिस्तान की दूसरी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। उनकी वहां पे कितनी ग्राउंड है या उन्होंने वहां पर कितना अपना फोकस रखा, तो इसलिए बिल्कुल नहीं रखा। तो इसलिए जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और एमक्यूएम जो है वो अपने मैं माजरत के साथ ये अल्फाज अदा करना चाह रहा हूँ कि कोई लसानी कोई मेरे बयान से कोई बात से ये वाला तासुर ना जाए कि उन्होंने अर्बन, चले यूं कहते थे कि उन्होंने अर्बन जो सिंध के हिस्से हैं उनके ऊपर अपना फोकस रखा या वो उन्हीं की पार्टी है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वहां पर चैलेंज करने वाला एक तो कोई नहीं है। जो कौम परस्त जमातें हैं उनको लोगों ने, सिंध के लोगों ने कभी भी इस तरह से वोट नहीं किया, तो लिहाजा पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने इग्नोर किए रखा। तहरीक इंसाफ को जरा थोड़ा टाइम मिला वहां पे, या तहरीक इंसाफ भी वो एमक्यूएम वाले कहते हैं कि हमारे वोट या हमारे जो है वो सीटें छीन के उनको दे दी गई थी। वो तो खैर एक और तरह की सूरत हाल मैनेजमेंट थी। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिंध में कोई मुकाबले के ऊपर कोई आया ही नहीं। तो इसलिए अगर वहां पर कुछ अच्छा है, तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजह से है। अगर वहां पर कुछ बहुत बुरा है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजह से है। और इसमें क्रेडिट अगर है तो वो भी पीपल्स पार्टी को, डिसक्रेडिट वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को है, क्योंकि उनके मुकाबले के ऊपर आने के लिए जो कौमी जमातें हैं वो भी उस तरह से रेडी नहीं हुई, तैयार नहीं हुई। ना उन्होंने उनको वहां पे टफ टाइम दिया, ना उन्होंने कोई होम ग्राउंड वहां पे बनाई, कुछ नहीं किया। तो और वैसे भी अब हम देख रहे हैं कि अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज इस बार वक्त से पहले इस वक्त बड़े बेहतर तरीके से फोकस करने की कोशिश करी है, लेकिन तवज्जो राना साहब आपकी थोड़ी सी अभी भी अर्बन सिंध पर ही है। ये अंदरूनी सिंध भी आप लोग कुछ है मूड के उस पर भी अब फोकस करेंगे, जिस तरह पिछले इलेक्शन में कराची में आप कहीं नंबर 2 नंबर 3 पर रहे, अंदरूनी सिंध को भी अब आप फोकस करेंगे आने वाले दौर में? नहीं, बिल्कुल। हमने सिंध की नया सदर आए हैं सिंध के, उसकी तंजीम दोबारा से नई बनाई जा रही है और सिंध पे फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत है PMLN को। और बिल्कुल मरियम नवाज साहिबा ने यूथ की भी जो वहाँ टीम है उसको भी रीऑर्गेनाइज वो कर रही हैं, तो सिंध के ऊपर PMLN का बिल्कुल ज़्यादा फोकस होगा इस दफ़ा। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल साहब, रहनुमा हमारे साथ मौजूद अरशद वोरा साहब एमक्यूएम से, इमरान शफकत साहब सीनियर तज्ज़ियाकार और रुबीना कायम खानी साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद थी। आप तमाम मेहमानों का बेहद शुक्रिया। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि भारत को एक और सुबकी का सामना करना पड़ा है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने भारत जाने से ही इनकार कर दिया। एक बड़ी अहम मीटिंग जो 4 बड़े ममालिक के दरमियान भारत में होनी थी वो भी अब नहीं होने जा रही है। इसकी क्या वजूहत हैं, क्या बैकग्राउंड है, एक ब्रेक के बाद फिर गुफ्तगू करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिनाज साहब हमारे साथ मौजूद होंगे।
एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। और 26 जनवरी को भारत में यौम जमहूरिया की तकरीबात होती हैं और उसमें दुनिया भर के सरबराहान मुमलिकत को दावत दी जाती है। इस बार भी यही सिलसिला हुआ और अमरीकी सदर जो बाइडन को भी वहाँ बुलाया गया, लेकिन अमरीकी सदर जो बाइडन ने उस तकरीब में शिरकत से साफ इनकार कर दिया। ना सिर्फ 26 जनवरी को यौम जमहूरिया की तकरीब में शिरकत से इनकार किया, बल्कि उसके अगले दिन यानी 27 जनवरी को क्वाड जो कि एक बैनुल अक़वामी सिफारती नेटवर्क है 4 बड़े ममालिक का, जिसमें भारत, अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल हैं, उसकी जो अब मीटिंग है वो भी भारत में नहीं हो सकेगी। और इस सब का जो एक बैकग्राउंड है, जो रीज़न है, जो वजूहात हैं जो बाइडन के इनकार की, वो न सिर्फ कनाडा में पेश आया वाक़या जिस पर बड़े मौसर तरीके से कनाडा ने आवाज़ उठाई, बल्कि ख़ुद अमरीका में न्यूयॉर्क में जब गुरपतवंत सिंह के कत्ल की एक प्लानिंग की गई, एक कोशिश की गई, एक अटैम्प्ट की गई, लेकिन वो नाकाम हुई। और उसके बाद जो रिएक्शन सामने आया अमेरिका की तरफ से भारत की तरफ, तो उसके नतीजे में अब ये इनकार सामने आया। और सिफारती सतह पर अब ये भारत की कितनी बड़ी नाकामी है, कितनी पसपाई है और कितनी सुबकी का अब सामना करना पड़ेगा भारत को, इसी पर हम बात करेंगे। और इससे पहले भी 2019 में हमने देखा था कि उस वक्त के अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी भारत जाने से इनकार किया था और उस वक्त भी सिफारती सतह पर भारत को एक बड़ी शिकस्त फाश हुई थी। अहमद सईद मिनाज साहब ब्रिगेडियर रिटायर्ड हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अहमद साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। ये अब अमेरिकी सदर जो बाइडन का इनकार इस वक्त इन हालात में जब भारत दुनिया भर में दहशतगर्दी कर रहा है और एक्सपोज भी हो रहा है, बेनकाब भी हो रहा है, कितनी अहमियत का हामिल है ये? सिफारती सतह पर कितनी बड़ी शिकस्त है इस वक्त भारत की? देखिए, मैं अपनी बात जब शुरू करूंगा उसमें मैं इतना कहूं कि देर है दुरुस्त है, तो वो गलत ना होगा, क्योंकि बुग्ज़ चाइना में जिस तरह से अमेरिकन ने और यूरोपियन यूनियन ने स्पेशली और कनाडा ने जिस तरह इंडियंस की सपोर्ट की थी, उसको एक अफरियत के तौर पे जो पाल रहे थे ताकि वो चाइना को काउंटर चेक कर सके, चेक में डाल सके, तो मैं समझता हूँ कि जो उन्होंने एक अफरियत पाली थी अब उनको वो डसने को तैयार है। अभी यौम जमहूरिया के ऊपर और रिपब्लिक डे के ऊपर जो इसके जनवरी के अंदर जो बाइडन साहब ने आना था, उन्होंने साफ उसको मना किया, क्योंकि जैसे आपने कहा कि पहले उसमें कनाडा के अंदर उन्होंने वहां पे खालिस्तान की लीडरशिप को हिट किया था और फिर एक स्टिंग ऑपरेशन जो कि सीआईए ने लॉन्च किया उनकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक कि इसी तरह का ऑपरेशन मिलता जुलता ये न्यूयॉर्क के अंदर भी करने जा रहे थे, इसकी जो है पैसे भी दे दिए गए थे उसको कत्ल करने के लिए। तो ये तमाम चीजें बेसिकली अमेरिकन के लिए खुद को और जो यूरोपियन कंट्रीज उनके लिए हजीमत का बायस बना कि वो एक ऐसे मुल्क को सपोर्ट कर रहे थे जो कि स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के लिहाज से जाना शुरू हो चुका है। हमारे पास साउथ एशिया के अंदर कुलभूषण यादव उसकी जिंदा मिसाल है। अफगानिस्तान के थ्रू टीटीपी की जो फंडिंग हो रही है उसकी ठोस शवाहिद हमारे पास मौजूद है। पाकिस्तान ने सफारती लेवल के ऊपर जिसमें सियासी और मिलिट्री जो है सफारती कोशिश शामिल है, उसमें बारहा दुनिया को ये बावर कराने की कोशिश की कि इंडिया जो है वो ना सिर्फ जनूबी एशिया के लिए खतरा है बल्कि दुनिया को ये खतरा लाक हो सकता है। तो पाकिस्तान की जो पोजीशन थी उसको खातिर खा तकलीफ मिली है। तो अभी जो बाइडन साहब ने आने से मना की है और क्वाड की जो समिट होनी थी इंडिया के अंदर जो कि एक डिप्लोमेटिक और मिलिट्री अलायंस है अगेंस्ट चाइना के लिए, क्योंकि इंडो पैसिफिक की जितनी सियासत है, डिप्लोमेसी है और साउथ चाइना सी उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, तो इन तमाम चीजों में इंडिया के ऊपर एक कारी किस्म की जरब है। और मैं समझता हूँ कि जो अप्रैल 2024 के अंदर लोकसभा के इलेक्शन होने जा रहे हैं इंडिया में, उसके अंदर भी बीजेपी की पोजीशन जो है वो खातर ख्वाह जो है उस पर डेंट पड़ेगा। लेकिन बदकिस्मती से चूंकि तकरीबन 1.4 अरब की आबादी है इंडिया की, जिसमें 1.2 के करीब अरब के करीब वहां पे हिंदूज हैं, तो बीजेपी ने और स्पेशली मोदी ने बड़ी टैक्टफुली नेशनलिज्म, अल्ट्रा नेशनलिज्म का नारा लेते हुए, हिंदुइज्म, हिंदुत्व का नारा लेते हुए बीच में दीन को जब शामिल किया है तो उसकी एक सपोर्ट तो इंडिया में है। लेकिन इस तरह की कार्रवाइयों से जो इंडिया को एक सूडो काइंड ऑफ पोजीशन दी गई थी वेस्ट के अंदर, उस पे कारी जरब पहुंची। और मैं समझता हूँ कि इस तरह की इंडिया को चेकमेट करना जो अमेरिकन का है या वेस्टर्न कंट्रीज का है, तो उसमें जो पाकिस्तान की पोजीशन उसको तकवीत मिली और मेरे ख्याल में अब वो उस तरह खुल के जो है ना टीटीपी की और ना दूसरे इस तरह के एलिमेंट्स की वो सपोर्ट कर सकेगा। और जिस तरह से रॉ बदनाम हुई है और इंटेलिजेंस एजेंसी जिस तरह उनके लोग करंदे पकड़े गए कनाडा में और अमेरिका के अंदर, तो वहां पर भी इंडिया की पोजीशन सफारती लेवल पे बहुत वीक हुई है।
तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान की सफारती कामयाबी ठीक है। भी है। तो ब्रिगेडियर साहब, अब ये जो ये पाकिस्तान की तो यकीनी तौर पर एक सफारती कामयाबी भी है, लेकिन इंडिया और अमेरिका के रिलेशंस और उनके ताल्लुकात हमेशा हमने बहुत मजबूत देखे हैं, बहुत मुस्तहकम देखे हैं, बड़ी कुर्बत देखी है इनमें। तो अब ये क्या दरअसल एक नुक्ता आगाज़ है कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात में न सिर्फ दरार पड़ेगी बल्कि ये दूरी होती जाएगी, आगे कोई तलखी या कशीदगी भी होते हम देख सकते हैं? जी बिल्कुल, मैं कशीदा होते हुए भी देख रहा हूँ। और जो वेस्ट है, दुनिया वेस्ट के अंदर जो अमेरिकन की पोजीशन है वो एक अमन पसंद मुल्क होने का वो अपने आप को एक पोस्चर लेता है। तो उसमें इंडिया की सपोर्ट करना उनकी अपनी जो रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स की जो लोग हैं, हमारी लीडरशिप है, उनके लिए काफी महंगा साबित होगा, क्योंकि वहां पर भी इलेक्शंस होने जा रहे हैं। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए, इससे पहले भी आप देखिए, अगर मोदी जो है जब तक उसे इलेक्ट नहीं हुआ था प्राइम मिनिस्टर, तो इसका अमेरिकन में अमेरिका के अंदर इसका दाखिला ममनू था, क्योंकि इसने गुजरात के अंदर फसाद किया, तो मुस्लिम कुछ फसादात है, इसमें हजारों मुसलमानों को इसने कत्ल किया था। ये तो बाद में जब अगेन मैंने कहा, जैसे बुग़्ज़ चाइना के अंदर चूंकि बीजेपी की गवर्नमेंट थी, तो मोदी से हाथ मिलाने के सिवा उसमें चारा कोई नहीं था। अमेरिकन जो इंटरेस्ट थे बेसिकली उनको सामने रखा गया, और एक आलमी दहशतगर्द जिसका नाम मोदी है उसके साथ हाथ मिलाया गया। तो ऑलरेडी काफी खासी क्रिटिसिज्म का शिकार था अमेरिका और जो वेस्ट के ममालिक हैं, स्पेशली जो वहां की क़यादत है। तो उस तरह की अब जब ठोस शवाहिद भी सामने आए, तो मैं समझता हूँ कि अपनी वो पॉलिसी जिसमें डिफेंस पॉलिसी उनकी हो गई अमेरिकन की, या फॉर दैट मैटर जो उनके पॉलिटिकल या स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं इधर ईस्ट की जानिब, साउथ एशिया की जानिब, तो वो भी उसमें खातर ख्वाह तब्दीली आएगी और इंडिया को उसका खातर ख्वाह इसका नुकसान होगा। और मैं समझता हूँ कि जब तक ऐसा नहीं करेंगे तो सब ये इकोनॉमी, इंडिया की इकोनॉमी पर इसका कितना नुकसान होगा? क्योंकि अगर अमेरिका जैसी दुनिया की एक सुपर पावर से ताल्लुकात में तलखी या कशीदगी आती है, ये क्वाड की अगर ये मीटिंग नहीं हो पाती, समिट नहीं हो पाती, तो ओवरऑल फिर स्ट्रेटजी वाइज और इकोनॉमी वाइज इंडिया को आगे आने वाले दिनों में कितना चैलेंज का सामना करना पड़ेगा? देखिए, जो इसका वेस्ट की मसनूआत है, ये अमेरिकन की जो फैक्ट्रियों की मसनूआत तकरीबन $100 अरब की वो तजारत करते हैं इंडिया के साथ। मैं कहूँ कि एकदम से शायद उसको उस पर गुजर पहुंचेगी और इस तरह की ट्रेड उनकी रुक जाएगी, इकोनॉमी उनकी शायद उस तरह से नहीं पनप पाएगी। तो ये शायद इस वक्त इमीडिएटली मुमकिन नहीं है। लेकिन जैसे भी आप देखें, आपके सामने मिसाल है कि इंडिया और चाइना आपस में दुश्मन कहलाते हैं, लेकिन वो ट्रेड करते हैं। तो ट्रेड के लिहाज से वो जरूर चीजें होंगी, लेकिन उनको एडिशनल चेक्स एंड बैलेंसेस, लाइसेंसेस की जरूरत पड़ेगी। जो स्ट्रेटेजिक चीजें हैं, आर्म कमोडिटीज या सर्विसेज की जहां तक बात है, वो तो शायद चलती रहे, लेकिन जो स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर सपोर्ट है, जिसमें वेपन्स की सूरत में, जिस तरह अलायंसेस की सूरत में जो दाखिल होते हैं, जिसमें स्पेशली हथियारों की जिस तरह सेल है जो कि इंडियन आर्मी को वो करते चले आए हैं, उसमें खातिर ख्वाह जो है वो नेगेटिव असर पड़ सकता है, जो कि खित्ते के अमन के लिए इंतहाई अच्छा साबित होगा। ठीक है, लेकिन ब्रिगेडियर साहब इसी पॉइंट पर बता रहे थे कि चूंकि भारत तो असले का एक बहुत बड़ा खरीदार है और पूरी दुनिया में जो असले की सेल होती है उसमें एक बड़ा हिस्सा भारत खरीदता है, तो उस मामले पर फिर ये असले की खरीदो फरोख्त इससे कितनी मुतासिर हो सकती है? और अमेरिका क्या असला बेचने वाले ममालिक को पाबंद कर सकता है कि आप भारत को ये सप्लाई ना करें? जी बिल्कुल करना चाहिए। पाकिस्तान को जब यूनाइटेड नेशंस के लेवल के ऊपर ये लेके जाएगा, और अभी जो चीफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर अमेरिका के दौरे पे हैं, तो उनकी मीटिंग्स का जो एक सर-ए-फहरिस्त एजेंडा है, उसमें इंडिया की तमाम जो इस तरह की शवायत हैं, जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के लिहाज से इंडिया वाज़ेह तौर पे जो है सामने आ चुका है, और इंडिया अमेरिका खुद इससे अफेक्टेड है, और कनाडा हो चुका है, और वेस्ट के अंदर भी जिस तरह वहां की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है इंडिया की, उसने भी पोजीशन ली थी एक ओहदेदार ने कि जहां जहां पर इस तरह के एलिमेंट्स होंगे जो इंडिया के इंटरेस्ट के खिलाफ होंगे, तो हम उनको हिट करेंगे, फिजिकली एलिमिनेट करेंगे। तो इस तरह की स्टेटमेंट्स जो ऑफिशियल लेवल से आई हैं, और पाकिस्तान की जो लगातार पोजीशन रही है, तो मैं समझता हूं कि जो वेपन्स जो खित्ते के लिए खतरा साबित हो सकते हैं, उसमें चेक्स एंड बैलेंसेस या एडिशनल लाइसेंसेस की जरूरत जरूर अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज इंडिया के ऊपर डालेंगे, और उसके ऊपर खातिर ख्वाह भी डेवलपमेंट भी हो चुकी है। इस तरह के कई मुआहदे हैं जो कि ताकीर का शिकार हैं। रीजन सिर्फ और सिर्फ वहां पे एक्सट्रीमिस्ट एक हुकूमत का होना है, जिसका नाम बीजेपी की गवर्नमेंट है, जो कि आरएसएस का एक पॉलिटिकल फेस है। तो मैं समझता हूँ उसके ऊपर डेंट तो पड़ेगा, लेकिन फिर वही बात है कि इंटरेस्ट जो है वो किसी भी मुल्क के जो है सुप्रीम होते हैं, तो अगर उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट अभी भी अगर कन्वर्ज करेंगे इंडियंस के साथ, तो उनके साथ तजारत तो करेंगे, लेकिन उसमें जो है खातिर ख्वाह एक ब्रेक होगी। क्वाड में चूंकि ऑस्ट्रेलिया और जापान भी शामिल हैं, तो क्या
ये जो अमेरिका से ताल्लुकात की तलखी और कशीदगी है, इसका असर ऑस्ट्रेलिया और जापान से भी इंडिया के ताल्लुकात पर पड़ सकता है और वहाँ भी कुछ ऐसा हम मनफी होते देख सकते हैं? जी हाँ, इंडो पैसिफिक के बड़े दो अहम ममालिक हैं आपके, जापान और ऑस्ट्रेलिया, जो बेसिकली अगेन जापान को तो खतर को एक किस्म की थ्रेट काइंड ऑफ अपने आप नहीं समझता है, जो असुर रसूख है चाइना का। उस सिलसिले में एक क्वाड का एक 4 मुल्कों की एक इत्तेहाद बनाया गया था, जो कि ऑन द फेस ऑफ इट डिप्लोमेटिक एक जो है आपस में मुआहदा है, ये एक अलायंस है। लेकिन अगर अमेरिकन ने पोजीशन स्ट्रिक्ट की तो जो ऑस्ट्रेलिया और जापान है बेसिकली वो अमेरिकन ग्रुप का, ये उनके अलायंस का हिस्सा है। तो इंडिया को तो उन्होंने वैसे ही अपने साथ मिला के रखा होता ताकि वो एक किस्म को उसके रीजनल पुलिसमैन के तौर पर वो देखा जा सके। तो मैं समझता हूँ अगर अमेरिकन ने अपना हाथ खींचा तो जापान और ऑस्ट्रेलिया विल स्टैंड विद द अमेरिकन और इंडिया जो है वहां पे तनहा साबित होगा। तो अभी देखें जो 26 जनवरी को इनकी क्वाड की मीटिंग होनी थी, उसमें क्या स्टेटमेंट आती है। मेरे ख्याल में वहां भी वो इंडिया को खातिर ख्वाह तंबीह करेंगे और ये चीज जो है खित्ते के अमन के लिए इंतहाई अहम जरूरी है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिनाज साहब हमारे साथ मौजूद रहे थे। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने भारत जाने से ही इनकार कर दिया है, न सिर्फ वो तकरीबात में शिरकत नहीं करने जा रहे बल्कि क्वाड की मीटिंग भी इंडिया में नहीं होने जा रही, जो कि इंटरनेशनली इस वक्त भारत की एक बड़ी सुबकी है। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।